तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की वीडियो में जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं साइंस के, वो मैं सारे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और वहाँ से आप बेहतर अंक प्राप्त करके आएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। बस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए चैनल को, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आप लोगों को, जो कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कारण बताइए। देखिए, ये प्रश्न, देखिए मैं भी जो प्रश्न बता रहा हूँ उसको आप अच्छे तरीके से लिख कर याद करके जाइए, क्योंकि मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ उसमें से 100% आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ये गारंटी मैं लेता हूँ। बस आप आराम से इन क्वेश्चनों को नोट करके याद करके जाइए, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है बताना के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं कि हीमोग्लोबिन भाई कहाँ पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित रंगायुक्त लाल रंग ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अणु है। कह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है ना, वो लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है, ठीक है। और वो किसके अणु है, तो रंगायुक्त लाल रंग का होता है, जो कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन के क्या है, वह अणु होता है, ठीक है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन के वो अणु होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो श्वसन के लिए अत्यंत तो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। पहली पॉइंट तो ये भी, दूसरी बात याद कर लीजिए आप लोग, हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फिर कह रहा है कि प्राणियों में जो श्वसन क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सीमोग्लोबिन बनाती है। कह रहा है कि जो हमारे जीव जंतु हैं, जैसे हम लोग हैं, उसमें जो श्वसन क्रिया में ग्रहण की गई जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो हीमोग्लोबिन से क्या करता है, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बना देता है, ऑक्सीमोग्लोबिन उसको क्या कर देता है, बना देता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कोशिकाओं में ऑक्सीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। कह रहा है कि कोशिकाओं में जो ऑक्सीमोग्लोबिन बनाया रहता है उसमें से वो विघटित होकर क्या बना देता है, ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन को क्या कर देता है, छोड़ देता है बाद में। इस प्रकार हीमोग्लोबिन प्राणियों के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। जब उसको ऑक्सीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन प्राणियों के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य कर रहा है, छोड़ रहा है मतलब परिवहन का कार्य कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। तो आपको, तो हमको लगता है बहुत अच्छे तरीके से हमने बता दिया कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है और इसका मुख्य कारण क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके एक्सप्लेन करके हमने लिखा है। आराम से इन चीज़ों को नोट करके और याद करके आपको बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है, ठीक है। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला तो क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं कि रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 नंबर के लिए आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ठीक है। रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट करना है। सिंपल से उत्तर डालना आपको, रुधिर और लसिका में अंतर। एक साइड आपको रुधिर को ब्लड कहते हैं, लसिका को लाइम्फ कहते हैं, ठीक है। तो रुधिर एक साइड लिखना है, एक साइड लसिका लिखना है, और दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट रुधिर में आप लिखना है आपको यह है कि यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है। जो रुधिर होता है यह गहरे किस लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है, और लसिका होता है तो यह रंगहीन तरल संयोजी उत्तक है। यह गहरे लाल रंग का होता है, यह रंगहीन तरल संयोजी उत्तक है। पहला अंतर समझ में आ गया आप लोगों को उसके कलर से। दूसरा है कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। रुधिर में कैसी कणिकाएं पाई जाती है, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, लेकिन लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बस सिंपल दो अंतर समझ में आ गया आपको। तीसरा क्या है कि रुधिर में प्रोटीन से अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन लसिका की बात करें तो लसिका में प्रोटीन अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि लसिका में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन रुधिर से कम पाया जाता है। बस अंतर स्पष्ट हो गया ना आप लोगों को। चलिए, प्रश्न नंबर चौथा, पॉइंट चौथा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, पांचवा पॉइंट है, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। अभी जस्ट हमने देखा है, अभी पहला प्रश्न वो देखे है ना कि रुधिर क्या कर देता था, उसको हीमोग्लोबिन में चेंज कर देता था, ठीक है, ऑक्सीमोग्लोबिन बना देता था उसको। तो इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है रुधिर में, लेकिन लसिका में इनमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने इसका अंतर स्पष्ट करने की कोशिश किया है और लिखा भी है। आराम से इसको नोट कर लीजिए और यही पॉइंट अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा है, धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है, इस बार भी आएगा, ठीक है, कि धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं उत्तर में कि रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करके जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है उन्हें धमनियां कहते हैं। देखिए कितना सिंपल शब्दों में बताया, कह रहा है कि रुधिर परिसंचरण के लिए जो हृदय हमारा होता है ना, हृदय पंप करता है, हृदय पंप के समान क्या करता है, कार्य करता है ऐसे ऐसे, और पंप करके जिन वाहिनियों में वो रुधिर को क्या कर देता है, भेज देता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं। मतलब कि हमारा हृदय पंप करके, पंप की सहायता से, ठीक है, रुधिर को जिन धमनियों में क्या करता है, अरे जिन वाहिनियों में क्या करता है, उसको रुधिर को भेजता है, उन्हीं वाहिनियों को हम धमनियां कहते हैं। और धमनियां क्या करता है कि धमनियां ऊतकों में पहुंचकर कोशिकाओं में बढ़ जाती है। वही धमनी क्या करता है, ऊतक में पहुंचकर किस में बढ़ जाता है, कोशिकाओं में बढ़ जाता है, तथा बाद में एकत्रित होकर किसका निर्माण कर लेता है, शिराओं का निर्माण करती है। शिराएं रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। अब ये शिराएं क्या करता है, रुधिर को वापस हृदय में लाता है। तो देखिए कितना सिंपल कंसेप्ट है कि जो हृदय आपका पंप कर रहा था, वह हृदय पंप की सहायता से रुधिर को जिन वाहिनियों में भेजता है वो धमनियां कहलाता है। और धमनियां क्या करता है, ऊतकों में पहुंचकर केशिकाओं को में बढ़ जाती हैं तथा बाद में शिराओं का निर्माण कर लेती हैं। अब यही शिरा अपने रुधिर को फिर वापस हृदय में लेकर आएगा। यही प्रक्रिया है बस, ठीक है। तो सिंपल है, आप लोगों ने याद कर लिया, इसको अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो गया होगा, जाके लिख दीजिएगा, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। कह रहा है कि अगर वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण है, जल में अगर तिरछी प्रवेश करती है, तो क्या वह प्रकाश किरण जो होगा अविलंब की ओर झुकेगी या तो अविलंब से दूर हटेगी, बताना है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसका तो मेथड आप लोग भी जानते हैं कि यदि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो ये अविलंब की ओर झुकेगी। किसके ओर झुकेगी, अविलंब की ओर। इसलिए झुकेगी क्योंकि जल में प्रवेश करने पर इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका वेग कम हो जाएगा तो भाई अविलंब की ओर ही तो झुकेगी, ठीक है। नहीं तो अविलंब से दूर हट जाता अगर वेग इसका तेज रहता तो वही कंडीशन हमने लिख दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में अगर तिरछी प्रवेश करती है तो ये अविलंब की ओर ही झुकेगी, क्योंकि जल में जो प्रवेश करने पर उसकी जो वेग होगा प्रकाश की वो कम हो जाएगी, तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बताइए, किसी को दिक्कत, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम में आना तय है इन क्वेश्चनों का, कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण भी देना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ क्षारीय लवण भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कह रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है कि अम्ल के साथ भी मिलकर लवण तथा जल बनाएगा और क्षार के भी साथ मिलकर भी अम्ल क्षार के साथ भी लवण तथा जल बनाएगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा। मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं कि वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा, क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर हो गया ना, आपको समझ आ गया। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होगा जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाए, और वही क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, और उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। उदाहरण भी पूछा था ना, उदाहरण में दे देता हूँ। एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड, ये इसका उदाहरण है, एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ से आप एग्जाम्पल जरूर से लिख दीजिएगा क्योंकि उदाहरण में मांगा है। तो क्लियर हो गया ना आपको, उभयधर्मी ऑक्साइड समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। कह रहा है कि अगर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न में उल्लिखित कथन का अभिप्राय यह है कि हीरे का प्रकाशीय घनत्व बहुत अधिक है, जिसके कारण प्रकाश की चाल इसमें बहुत धीमी होगी। देखिए अपवर्तनांक अगर ज़्यादा होगा तो प्रकाश की चाल उसमें बहुत कम होगी। तो कह रहा है कि इसमें हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, मतलब इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा अधिक है, जिसके कारण प्रकाश की चाल इसमें क्या होगी, बहुत कम होगी। इसका मतलब यही है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, छोटा ही प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 7वां, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 8वें की तरफ बढ़ेंगे और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 8वां।
प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला प्रश्न, ठीक है, कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य हैं। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज लिखा है, ठीक है, एमाइलेज इसको पढ़ते हैं। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को किसमें, ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। हमारे लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को क्या करता है, ग्लूकोज में और माल्टोज में उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है, कुछ कर लीजिएगा, मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में एमाइलेज पाया जाता है जो पाचन में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को क्या करती हैं, पैदा करती हैं। तो आई होप आपको तो क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से कि लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, यह स्टार्च को ग्लूकोज माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ स्तनपोषियों में भी लार में एमाइलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है, और कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को जन्म देती हैं, पैदा करती हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को, बताइए कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 8वां, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 8वां, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि आपने देखा इसमें हमने टोटल 8 महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। इसको जरूर से वीडियो को डाउनलोड करके जितना प्रश्न में बताएं उसको नोट करके याद करके बोर्ड एग्जाम में पहुंचिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में पूरा बना है, हर एक सब्जेक्ट के हर एक डेली वीडियोज़ अपलोड होती है और सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, 1% दिक्कत नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है।